नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ भूगोल विषय के अंतर्गत बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत को समझने जा रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के विकास के साथ दो विद्वानों का नाम संलग्न है। एक है एडविन हब्बल और दूसरे लेमंतर। दो विद्वानों के नाम के साथ इस थ्योरी को संलग्न किया जाता है, लेकिन पहला क्रेडिट जिसको दिया गया या श्रेय दिया गया वो है एडविन हब्बल। इसके बाद इसके साथ जॉर्ज लेमंतर भी जुड़ जाते हैं। इस थ्योरी के साथ कुछ दूसरी थ्योरीज भी या दूसरे सिद्धांत भी संलग्न हैं, जैसे ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, गॉड पार्टिकल, या जिसको हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है, या दैवीय कण। और ब्रह्मांड खुला है या बंद है, द यूनिवर्स इज ओपन और क्लोज्ड। इस प्रकार के कुछ सिद्धांतों के साथ इस सिद्धांत की संलग्नता है। इनको समझ करके ही हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकी विद्वान एडविन हब्बल ने 1920 में बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग because of the galaxies are going away from each other। यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? हब्बल के अनुसार क्योंकि आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज, जो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, वे एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं और इसलिए ब्रह्मांड निरंतर फैलता चला जा रहा है, तीव्र गति से फैल रहा है। इसके फैलने का क्या कारण है, क्यों फैल रहा है, इसके संबंध में उन्होंने महाविस्फोट की चर्चा की। इसी महाविस्फोट के ऊपर जॉर्ज लेमंतर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि महाविस्फोट इस फैलाव का कारण है। विस्फोट से उत्पन्न धक्का गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर लेकर के जा रहा है। उस धक्के का प्रभाव अब तक बना हुआ है और इसके कारण आकाश गंगाएं निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन महाविस्फोट के कारण आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस तथ्य पर अधिकांश विद्वानों ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन आगे चल करके ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत आता है, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन आती है। यह 1965 में आने वाली थ्योरी थी, जिसको ऑर्नो पेंजियास, दो विद्वानों ने प्रस्तुत किया, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। 1965 में इन दोनों ने कॉस्मिक रेडिएशन, ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। और ब्रह्मांडीय विकिरण के सिद्धांत के प्रस्तुत होने के बाद बिग बैंग या महाविस्फोट के सिद्धांत में लोगों का विश्वास तेजी के साथ बढ़ा और यह थ्योरी लगभग सर्वमान्य रूप से स्थापित हो गई। आगे चल करके 4 जुलाई 2012 को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान कण की खोज होती है जेनेवा के नीचे सर्न प्रयोगशाला में, और जिससे अंतिम रूप से, अकाट्य रूप से महाविस्फोट सिद्धांत को स्थापित कर दिया गया। तो महाविस्फोट सिद्धांत है क्या? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है।
क्या कहता है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी? कि आरंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ एक छोटे गोलक या टिनी बॉल के रूप में एकत्रित था, इकट्ठा था। यह कहां से आया, कैसे एकत्रित हुआ और कब से है, इसके बारे में वैज्ञानिक और विज्ञान हमारी जानकारी में कोई वृद्धि नहीं करते हैं। यानी कब से था, कैसे था, कहां से आया, किसी को नहीं पता। जो शुरुआत होती है, जो आरंभ या जो बिगिनिंग हुआ करती है, वो इसी तथ्य से होती है कि आरंभ में समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ जो वर्तमान में उपस्थित है वो एक टिनी बॉल या छोटे गोलक के रूप में उपस्थित था, एकत्रित था। टिनी बॉल या छोटा गोलक जिसको हम कह सकते हैं एक फुटबॉल बराबर, तो लगभग एक फुटबॉल बराबर आकार में संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ इकट्ठा था। इतने छोटे गोलक के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड जिस पदार्थ से बना हुआ, उसका इकट्ठा होने का मतलब क्या है? इसके एकत्रण का मतलब है कि इसका अनंत घनत्व था, डेंसिटी वाज इनफाइनाइट। तो अनंत था इसका घनत्व और अनंत ही था इसका तापमान और अनंत ही गति से यह रोटेट हो रहा था अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर यह गोल गोल घूम रहा था, अर्थात यह घूर्णन कर रहा था। किस गति से? अनंत गति से। तो अनंत घनत्व, इनफाइनाइट डेंसिटी, अनंत तापमान, इनफाइनाइट टेम्परेचर और अनंत गति से घूर्णन कर रहा था, रोटेटिंग बाय इनफाइनाइट स्पीड। और इस तरीके से आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, इस गोलक में एक भीषण विस्फोट हो गया, क्योंकि इसका तापमान बढ़ता चला जा रहा था। घनत्व जितना अधिक होता है तापमान उतना अधिक होता है। तो इस गोलक में 13.7 अरब वर्ष पूर्व भयंकर विस्फोट होता है। विस्फोट के पूर्व इस गोलक को क्या कहा जा रहा है? इसको कहा गया एकाकी की अवस्था या कंडीशन ऑफ सिंगुलैरिटी, और इसी को एकल परमाणु या सिंगल एटम की संज्ञा दी गई। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ एक सिंगल एटम या एक परमाणु के रूप में, एक टिनी बॉल के रूप में या फुटबॉल बराबर आकार की एक गेंद के रूप में इकट्ठा था। इसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं हुआ करता था, न धरती, न आकाश, न कोई गैलेक्सी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही हुआ करता था। तो जब इसमें विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के एक सेकंड के अंदर यह पदार्थ बहुत दूर तक बिखर जाता है। पदार्थ बिखरा, पदार्थ किस रूप में बिखरा, और यह गेंद में जो पदार्थ था वो किस रूप में उपस्थित था? यह पदार्थ एक गैस के रूप में उपस्थित था, क्योंकि गैस्ट्रिक फॉर्म में या गैस के रूप में ही किसी भी पदार्थ का घनत्व अनंत हो सकता है। ठोस और द्रव के रूप में एक सीमा से अधिक घनत्व नहीं बढ़ सकता है। तो गैस के रूप में था। वैसे भी अति उच्च तापमान पर कोई भी पदार्थ गैस्ट्रिक फॉर्म में या गैस के रूप में ही अस्तित्व में रह सकती है। तो गैस के रूप में इसमें विस्फोट हुआ और गैस के रूप में ही यह पदार्थ बिखर जाता है। एक सेकंड के अंदर यह अरबों किलोमीटर दूर तक बिखर गया। इसी घटना को महाविस्फोट या बिग बैंग कहा गया है। इस विस्फोट के 3 मिनट के अंदर, विद इन द 3 मिनट्स ऑफ द एक्सप्लोजन नेम्ड बिग बैंग, इसके 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हो जाता है। फर्स्ट एटम बना। अब वो पहला परमाणु बना कैसे? तो एक अति सूक्ष्म कण प्रस्तुत होता है। उस अति सूक्ष्म कण ने आकर के इस बिग बैंग के बाद अलग हुए इस मैटर या पदार्थ को
एक निश्चित भार और स्वरूप प्रदान कर दिया जो कि किसी एटम या परमाणु के लिए आवश्यक होता है। और इसने यह काम किया और यह लुप्त हो गया। तब से लेकर के अब तक ये अति सूक्ष्म कण, वेरी माइक्रो पार्टिकल, दोबारा से इस सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुआ है। 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु बना। 3 लाख सालों के बाद इस पहले परमाणु के बनने के बाद परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण शुरू होता है। यानी कि एटम्स, परमाणु जो थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होने लग गए। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु जिनको कहते हैं। तो परमाणु से बड़ा होता है अणु, परमाणु सबसे छोटी इकाई है। तो परमाणु बने 3 मिनट के अंदर और फिर कुछ लाख साल बाद परमाणु परिवर्तित हो जाते हैं, परमाणु मिलते हैं, तापमान कम होता है, वो नजदीक आते हैं और मॉलिक्यूल अर्थात अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, अणुओं में बदल गए। ये अणु मिलकर के पदार्थ बना लेते हैं, मटेरियल, और संपूर्ण सृष्टि की रचना इसी पदार्थ से हुई है। इस अति सूक्ष्म कण जो कि 3 मिनट के अंदर उत्पन्न हुआ, इसी अति सूक्ष्म कण को गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी गई। आखिर को प्रश्न यही उपस्थित हुआ था कि क्या घटना हो गई कि ये जो एकल परमाणु था जो कि टूट गया विस्फोट से, परमाणु विस्फोट हो गया, तो फिर ये दोबारा से परमाणुओं में कैसे परिवर्तित हुआ। तो ये गॉड पार्टिकल का रोल आता है। इस गॉड पार्टिकल की सबसे पहली बार चर्चा भारतीय वैज्ञानिक S.N. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने की। सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने समय के महानतम वैज्ञानिक या सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को इन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में S.N. बोस ने इस बात की चर्चा की कि 3 मिनट के अंदर एक अति सूक्ष्म कण प्रस्तुत हुआ और इसी अति सूक्ष्म कण ने उस पदार्थ को जो कि बिखर गया था, जो कि टूट गया था, उसे एक निश्चित भार और स्वरूप प्रदान किया, जिसके कारण परमाणु का निर्माण हुआ। क्योंकि परमाणु ना होता तो यह विश्व भी ना होता, और इसलिए कहा गया कि सृष्टि का निर्माता भगवान या ईश्वर को कहा जाता है, गॉड कंसीडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और यहां पर वो काम कौन कर रहा है? वह अति सूक्ष्म कण कर रहा है कि परमाणु के निर्माण का कार्य कर रहा है। और इसलिए इस अति सूक्ष्म कण को गॉड पार्टिकल या दैवीय कण की संज्ञा प्रदान कर दी गई। इस दैवीय कण की चर्चा या गॉड पार्टिकल की चर्चा सबसे पहले भारतीय विद्वान S.N. बोस ने की थी। और कैसे किया था? मैंने बताया कि सबसे महान वैज्ञानिक जो कि अब तक के माने जाते हैं, उनको इन्होंने एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था अल्बर्ट आइंस्टीन को, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पत्र के आधार पर एक शोध पत्र, रिसर्च पेपर पब्लिश किया या प्रकाशित किया। वह रिसर्च पेपर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने और S.N. बोस के संयुक्त नाम से प्रकाशित किया। और चूंकि इसकी सबसे पहले चर्चा S.N. बोस ने की थी, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस कण को नाम दे दिया बोसान, जिसको गॉड पार्टिकल कहा जा रहा, इसको नाम दिया बोसान। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो भारतीय वैज्ञानिक का यह अति महान सम्मान था कि उनके नाम पर एक अति सूक्ष्म कण का नामकरण किया गया। आगे चल करके ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने इसको सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया, और इसका सैद्धांतिकरण करने के कारण इसका नाम हो गया अब हिग्स बोसान हो गया। उनको भी इससे जोड़ दिया गया और इस तरीके से इस गॉड पार्टिकल का नाम हो गया हिग्स बोसान पर, पीटर हिग्स और बोसान के और बोस के नाम पर। इस हिग्स बोसान नामक कण, जिसको कि गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसकी खोज का कार्य, इसको दोबारा से उत्पन्न करने का कार्य सर्न प्रयोगशाला में
निरंतर काफी लंबे समय तक चला, जिसके लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक एक मशीन बनाई गई। LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC, जिसको महामशीन कहा गया, और इस प्रयोग को महाप्रयोग, ग्रैंड एक्सपेरिमेंट कहा गया। और इस कार्य में सफलता प्राप्त होती है जाकर के 4 जुलाई 2012 को, यानी कि गॉड पार्टिकल को खोजा गया। इस महामशीन में, जो कि भूमिगत रूप से एक सुरंग के रूप में बनाई गई थी, सुरंग के अंदर इसको स्थापित किया गया था, कई किलोमीटर के दायरे में, 22 किलोमीटर के दायरे में इसे बनाया गया था। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित किए गए और विपरीत गति से, अनंत गति से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं, और वो परिस्थितियां इस मशीन के अंदर निर्मित हुई जो कि बिग बैंग के समय निर्मित हुई थी। और उन परिस्थितियों में यहां पर गॉड पार्टिकल को, सूक्ष्म कण को खोजा गया, और इसे इस सदी की, इस सेंचुरी की महानतम खोज कहा गया। और यहीं से माना गया है कि वास्तव में ब्रह्मांड की उस उत्पत्ति पर सही वैज्ञानिक शोध की शुरुआत है ये। तो हमने कहा कि बिग बैंग हो गया। बिग बैंग को समर्थन प्राप्त होता है आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन के द्वारा ब्रह्मांडीय विकिरण के सिद्धांत की स्थापना से। अब ये ब्रह्मांडीय विकिरण या कॉस्मिक रेडिएशन क्या है? आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने यह खोजा कि ब्रह्मांड में सर्वत्र रेडिएशन, यानी कि परमाणुवीय विकिरण या एटॉमिक रेडिएशन संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है। देयर इज एटॉमिक रेडिएशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो आखिर को यह परमाणुवीय विकिरण, अर्थात एक ऐसा विकिरण जो कि परमाणु बम के विस्फोट से उत्पन्न होता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है। तो वो आया कहां से? जब यह खोज हुई कि हर जगह पर ब्रह्मांडीय विकिरण उपस्थित है, परमाणुवीय विकिरण उपस्थित है, तो फिर इसको जोड़ दिया गया महाविस्फोट से। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसको एकल परमाणु या सिंगल एटम की संज्ञा दी गई है। किसको? ये जो टिनी बॉल हुआ करती थी, तो टिनी बॉल का विस्फोट जो है, जो बिग बैंग है, वो क्या है? एक परमाणु का विस्फोट है, परमाणु का टूट जाना। तो वास्तव में ये जो बिग बैंग था एक परमाणु का विस्फोट था, और इसी परमाणु के विस्फोट से उत्पन्न परमाणुवीय विकिरण संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है। और इसके बाद क्या हुआ था कि इसको महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी को समर्थन मिलना शुरू हुआ। इस तरीके से महाविस्फोट होता है और ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा। क्यों हो रहा है? कि उस धक्के का प्रभाव अब तक बना हुआ है। जिस तरीके से आप मिट्टी की गेंद बनाएं और उसको गोल गोल घुमा करके फेंकें, और जब वो मिट्टी की गेंद फूटेगी तो उसके टुकड़े दूर तक भागेंगे तेजी के साथ। जब तक जैसे ही धक्के का प्रभाव समाप्त होगा वो टुकड़े रुक जाएंगे। अगर वो गेंद गोल गोल घूम रही थी, रोटेट हो रही थी टूटते समय, तो वो जो उससे टुकड़े निकलेंगे वो भी क्या होते हैं? रोटेट होने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। कब तक घूमते हैं? जब तक कि शॉक का या धक्के का प्रभाव रहता है, तब तक। इसी प्रकार से ये टिनी बॉल विस्फोट होने के पहले अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही थी, और इसलिए इससे निकलने वाला सारा पदार्थ भी अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रहा है। दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसके धक्के का प्रभाव है। इसी पदार्थ से गैलेक्सीज और सारे पदार्थ बन गए और ये दूर चले जा रहे हैं। अब यहीं से दूसरी थ्योरी शुरू हो जाती है। एक उपकल्पना है, ये हाइपोथेसिस है, जिसको कहा जाता है कि ब्रह्मांड बंद है या खुला है, ओपन और क्लोज्ड। तो अब कुछ लोग कहते हैं द यूनिवर्स इज ओपन, ब्रह्मांड खुला है, यानी कि जो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये कब तक जाएंगी? तो कुछ विद्वान कह रहे हैं ये इनफाइनाइट पीरियड, अनंत काल तक इस धक्के का प्रभाव बना रहेगा, यानी कि धक्के का प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होगा।
और आकाश गंगाएं हमेशा एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी। और इस धक्के के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो रोटेशन चल रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जितने भी हेवेंचुअली बॉडीज हैं या जो पिंड हैं ब्रह्मांडीय, वे सभी पिंड अपनी जगह पर घूम रहे हैं, यानी कि रोटेट हो रहे हैं। और ये रोटेशन कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा। इसी को कहते हैं ब्रह्मांड खुला है और हमेशा ही खुला बना रहेगा। दूसरी थ्योरी है ब्रह्मांड बंद है, द यूनिवर्स इज क्लोज्ड। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब इस धक्के का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और धक्के का प्रभाव समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड में उपस्थित गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाना बंद कर देंगी, वो रुक जाएंगी। और तभी जिस तरीके से सभी पिंड अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, यानी कि जो रोटेशन हो रहा है और जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो परिक्रमा चल रही है, ये भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसी अवस्था को कहा जा रहा है द यूनिवर्स इज क्लोज्ड, ब्रह्मांड बंद है। जिस दिन यह ब्रह्मांड बंद हो जाएगा उसी दिन ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो विभिन्न पिंड हैं, उन पिंडों की ग्रेविटी या जो गुरुत्व बल है वो एक दूसरे से कम और अधिक है। सभी पिंड एक दूसरे के साथ संतुलन की अवस्था में है गुरुत्व बल के कारण। हर एक यानी कि एक गैलेक्सी में बहुत सारी क्या होते हैं? सोलर सिस्टम हुआ करते हैं, सौर मंडल होते हैं, जिनका केंद्र एक तारा होता है। जैसे हमारे यहां पर सूर्य है, सूर्य केंद्र है, उसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं? ग्रह, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह हैं। इसमें सूर्य का जो गुरुत्व बल है वो सबसे अधिक है। तो सूर्य पृथ्वी को खींच क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए नहीं खींच पा रहा है कि अगर सूर्य एक जगह से यूं घूम खींचता है पृथ्वी को एक पॉइंट पर, मान लीजिए ए पॉइंट हो गया और सूर्य ने यहां से खींचा, तब तक यहां से खींच रहा है, तब तक पृथ्वी घूम करके यहां आ गई, अब ये पॉइंट खींचने लग गया। और उधर पृथ्वी रोटेट भी हो जाती है, घूम जाती है अपने अक्ष पर, और इसलिए सूर्य पृथ्वी को खींच नहीं पा रहा है। जो गति है वो गुरुत्व बल को निष्प्रभावी किए हुए है। रोटेशन जो है वो क्या कर रहा है? खिंचाव के बिंदु को परिवर्तित कर देता है। मान लीजिए अभी ए पॉइंट पर खींच रहा है, थोड़ी देर में यहां पर बी पॉइंट सामने हो जाएगा तो अब बी खींचने लगेगा। और इस तरीके से ये लगातार सभी चीजें अपने अक्ष पर घूम रही हैं और अपनी परिक्रमा पथ पर निरंतर घूम रही हैं। इसी से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। जिस दिन बिग बैंग का प्रभाव समाप्त होगा तब यह गति रुक जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि गति ही जीवन है या जिंदगी है। जब तक ये ब्रह्मांड घूम रहा है तभी तक ब्रह्मांड का अस्तित्व है। बिग बैंग का प्रभाव समाप्त होगा, गति रुक जाएगी, तो जो ग्रह होंगे वो अपने उपग्रहों को खींच लेंगे और फिर सारे ग्रह अपने सौर मंडल के अंदर उपस्थित तारे से जाकर के चिपक जाएंगे, क्योंकि वो उनको खींच लेगा। और फिर जितने सौर मंडल क्या होंगे, अब वो एक तारे में समाहित हो जाएंगे। तो सौर मंडल यानी कि तारे में समाहित हो जाएंगे या कोलैप्स हो जाएंगे, और सारे के सारे तारे, जो बड़ा तारा होगा वो छोटे तारे को अपने अंदर खींच करके समाहित कर लेगा। और इस तरीके से संपूर्ण गैलेक्सी या आकाश गंगा का पदार्थ एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। अब आकाश गंगाओं का भी जो गुरुत्व बल होगा वो अधिक और कम है, तो जो अधिक बलशाली आकाश गंगा होगी वो कम बलशाली आकाश गंगा को अपनी ओर खींच करके अपने में समाहित कर लेगी, और संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अंततः एक गोलक में, एक गेंद में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को कहा जा रहा है द यूनिवर्स इज क्लोज्ड, ब्रह्मांड बंद है।
अब ये जो ब्रह्मांड बंद वाली जो उपकल्पना या हाइपोथेसिस है, इन लोगों का यह भी कहना है कि बिग बैंग की थ्योरी यानी कि बिग बैंग की घटना इस सृष्टि में पहली बार नहीं घटी है। इसके पहले भी इसी प्रकार का क्रम चला और संपूर्ण सृष्टि के अंदर गैलेक्सीज वगैरह सब कुछ हुआ करता था, लेकिन धक्के का प्रभाव समाप्त होता है और सारा का सारा पदार्थ एक टिनी बॉल के रूप में क्या हुआ, इकट्ठा हुआ और उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ है। और यह क्रिया पहले भी दोहराई जा चुकी है। तो यहां पर दो हाइपोथेसिस हैं, ब्रह्मांड खुला है या बंद है। कौन सी सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रश्न का जवाब बड़े बड़े विद्वान अभी नहीं दे पाए हैं, आप मुझसे अपेक्षा न करें। जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आप तक प्रेषित कर दूंगा, बता दूंगा आपको। फिलहाल की कंडीशन में यूनिवर्स इज ओपन, ब्रह्मांड खुला है, मत घबराइए। इसको बंद होने में भी कई अरब वर्ष लगेंगे। तो अभी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, घबराइए मत। और तब तक हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।